हेलो एवरीवन। ग्रुप थ्योरी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये ग्रुप थ्योरी की पहली क्लास है और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था। इस क्लास में हम ग्रुप के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक प्रकार से ये ग्रुप का आधार है। ठीक है, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होता है कि ग्रुप की स्टडी की जाती है और ग्रुप क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात आई है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको अपने देखते हैं। तो जो ग्रुप है वो क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। इसी को अपने कहते हैं बीजगणितीय संरचना। और बीजगणितीय संरचना यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर इसको अपने देखें तो एक सेट होना चाहिए अपने पास। ठीक, एक सेट यानी कि समुच्चय, सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, अपने पास क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए और उस पर एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे अपने कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ए बाइनरी ऑपरेशन की एक द्विआधारी संक्रिया की बात की है। यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि जो ग्रुप है वो क्या होता है, एक समुच्चय ही होता है। ठीक है, और वो समुच्चय होता है और उस पर क्या होनी चाहिए, एक द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। तो इसका मतलब ग्रुप को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, समुच्चय, और क्या पढ़ना पड़ेगा, द्विआधारी संक्रिया। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समुच्चय और द्विआधारी संक्रिया को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिंपल चीज है कि समुच्चय होना चाहिए और उस पर क्या होनी चाहिए, द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही द्विआधारी संक्रिया हो, इस पर एक से ज्यादा द्विआधारी संक्रियाएं भी हो सकती है। लेकिन जो ग्रुप होता है उसमें आपके पास एक सेट होना चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। इनको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इन सब की जो स्टडी है वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर की जाती है। ठीक है, यानी कि अपने पास एक शब्द हो रहा है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका मीनिंग होता है अमूर्त बीजगणित। ठीक है, यानी कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है या फिर अपने बात करें कि ग्रुप की, तो इसकी जो स्टडी है वो किसके अंदर की जाती है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ठीक है, तो आपको ये सब जो है वो ध्यान रखने हैं कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है, अमूर्त बीजगणित, यानी कि अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने ना हो। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर स्टडी की जाती है किसकी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, सेट होता है विद बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें समुच्चय और द्विआधारी संक्रिया को पढ़ना पड़ेगा। अब हम समुच्चय और द्विआधारी संक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप कब बनती है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समुच्चय को पढ़ना जरूरी है और समुच्चय के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, समुच्चय यानी कि सेट। तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब अगर अपने बात करें यहाँ पर सुपरिभाषित का मीनिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अगर अपने कोई संग्रह कर रहे हैं, ठीक है, संग्रह कर रहे हैं या फिर कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट रखना है या नहीं रखना, इसका अगर अपने डिसीजन ले पाए, जैसे कि अब अगर अपने बात करें प्राकृत संख्याओं की,
ठीक है, नेचुरल नंबर की। तो अपने को पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 इस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 1.5 इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो अपने आसानी से ये डिसीजन ले सकते हैं कि 1.5 इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, -1 इसके अंदर नहीं आएगा। और अगर अपने बात करें 6 की, 6 इसके अंदर आएगा। ठीक है, और अगर सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो अगर अपने कोई कलेक्शन कर रहे हैं, वो जो कलेक्शन है वो उसमें कोई प्रकार का विरोधाभास ना हो। अगर अपने नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का सेट यही होता है। ठीक है, और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है किसी प्रकार का। अगर कोई भी नेचुरल नंबर का सेट बनाता है तो वो यही बनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कोई भी सेट होता है वो अपने डिसाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ परिभाषा यहाँ पर है। ठीक है, नॉर्मल। इसके बाद हमें जो हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। कुछ यहाँ पर विशेष प्रकार के सेट जो है हम लिखेंगे। ठीक है, जिनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर का सेट, जिसको लिखा जाता है n से। प्राकृत संख्याएं, इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से। 2 नंबर पर आपको ध्यान में रखना है w, यानी कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इसके अंदर एलिमेंट आते हैं 0 1 2 3, इस प्रकार से। और 3 नंबर पर बात करें तो अपने पास आएगा z, यानी कि पूर्णांक। इसको i से भी लिखते हैं, इंटीजर्स। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 और इस प्रकार से। ठीक है, 4 नंबर पर अपने को ध्यान में रखना है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर। ये किस प्रकार की होती हैं? ऐसी सारी संख्याएं जिनको अपने p/q के रूप में लिख सकें और जहां पर q का मान जो है वो 0 के बराबर ना हो, तथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि p और जो q है, ठीक है, वो दोनों आपको लेने हैं पूर्णांकों से। ठीक है, यानी कि अगर कोई संख्या जो है वो परिमेय संख्या कब बनेगी? जब ऊपर और नीचे दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 3/2, 5/4, ठीक है, 1/3, ये सारे क्या है? परिमेय संख्या हैं। और इसके बाद अपने पास अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं परिमेय ना हो। और इसमें आपको कुछ फिक्स एक एग्जांपल याद रखने हैं, जैसे कि सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उनके रूट और इसके बाद पाई। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 3.1415 है ना, इस प्रकार से चलता रहता है। और पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 22 भी एक क्या है? पूर्णांक, और 7 भी क्या है? पूर्णांक। इसका मतलब वो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते। हाँ, लगभग इसका मान क्या होता है? इसके इक्वल होता है। और इसके बाद एक आपको याद रखना है ई का मान जो है 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक, इसके बाद ध्यान रखनी है आपको वास्तविक संख्याएं, आर, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? सारी जो परिमेय संख्या हैं और सारी जो अपरिमेय संख्या हैं, उन सब का जो यूनियन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। यानी कि अपने इसको लिख सकते हैं -अनंत से लेकर के +अनंत तक सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपने ध्यान से देखें तो सबसे पहले नेचुरल नंबर है वो किसका उपसमुच्चय है? W का। W किसका है? Z का। और Z जो उपसमुच्चय है वो Q का। और यहाँ से Q उपसमुच्चय है वो किसका? R का। ठीक है, इसके बाद हम एक सेट और देखने वाले हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो सबसे बड़ा क्या होता है? समुच्चय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद समुच्चय आएगा अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको लिखा जाता है C से, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं x + i प्रकार के। ठीक है, जहां पर जो x और y है वो लिए जाते हैं रियल नंबर से। ठीक है, और आइटा हम जानते हैं कि कितना होता है? √-1 होता है। ठीक है, 8 नंबर जो आपको ध्यान में रखना है वो है मैट्रिसेस का सेट। ठीक है, कौन सी मैट्रिसेस लेनी है इसके अंदर? जिसका क्रम जो है वो कितना हो? 2 × 2 का हो। ठीक है, ऐसे सारे मैट्रिसेस इसके अंदर आपको रखनी है। और यहाँ पर जो A B C D है
वो सारे एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के हैं। ठीक है, ये भी अपने पास एक सेट होता है जो अपने को काम आएगा काफ़ी। इसके बाद अपने बात करते हैं 9 नंबर पर, एक सेट होता है अपने पास ZP। ठीक है, अब ये सेट क्या होता है, 0 या 0 से बड़े यहाँ पर पूर्णांक लिए जाते हैं और इस P से A कम तक। ठीक, कैसे, जैसे 0 1 2 3, ठीक ऐसे चलेगा, और लास्ट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा P-1। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं कि Z5 का मान निकालना है, तो Z5 कितना आएगा, 0 1 2 3 और 4 तक। ठीक है, इस प्रकार के समुच्चय आपको लेने हैं। इसके बाद एक सेट और ध्यान में रखना है, सिंपल है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर पर आपको ध्यान में रखना है J। ये सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं m+n√2 प्रकार के, और यहाँ पर m और n जो है वो बिलोंग करने चाहिए Z से। ठीक है, इसको लिखा जाता है J से। इसके बाद आपको एक सेट ध्यान रखना है 12 नंबर पर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सबसेट है, और इसे बोला जाता है गाउसियन इंटीजर। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस प्रकार के होते हैं, a+i/b। ठीक है, जहाँ पर a और b जो है वो होने चाहिए पूर्णांक से। सम्मिश्र संख्याओं में क्या था, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं थी, लेकिन इसके अंदर जो a और b है दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 2 + 3 आयोटा, ठीक है, -1 + 4 आयोटा, इस प्रकार के नंबर इसके अंदर आएंगे। अब ये जो समुच्चय है वो फिक्स है और इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इतने सारे समुच्चय क्या है आपके लिए सफिशिएंट है ग्रुप थ्योरी के लिए। ये जो है इंपॉर्टेंट वाले समुच्चय मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इसमें परिमित और अपरिमित दोनों प्रकार के समुच्चय अपनों ने लिखे हैं। जैसे ये वाले अपरिमित समुच्चय हैं, ये दोनों कैसे हैं, परिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उपसमुच्चय या फिर सबसेट। ठीक है, अगर अपनी सिंपल भाषा में बात करें तो कोई समुच्चय A जो है वो समुच्चय B का उपसमुच्चय होगा यदि प्रत्येक x जो है जो बिलोंग कर रहा है A से, ठीक है, वो सारे x B के भी हों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने एलिमेंट A के हैं वो सारे के सारे B के अंदर भी हों, तब A को B का क्या कहा जाता है, उपसमुच्चय कहा जाता है। बस उपसमुच्चय के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आगे जब भी हम किसी एक समुच्चय को किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय प्रूव करना हो, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, पहले वाले समुच्चय के एलिमेंट लेकर के चलेंगे और उसको प्रूव कर देंगे कि वो दूसरे के अंदर भी है। इसका मतलब जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम है ना मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। तो ये जो है ये एक फंक्शन होता है। पहले तो अपने को ये देखना है कि ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है, यानी कि फलन होता है। ठीक है, जो किसी समुच्चय पर परिभाषित होता है। अब कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसकी डेफिनेशन अपने आगे चलकर देखेंगे। पहले इसको ना एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनों ने जो अब तक पढ़ा है कि प्लस जो है संक्रिया मतलब ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर अपनों ने अब तक पढ़ा है प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ठीक है, ये सारे क्या है, द्विआधारी संक्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें और अपने ऐड करने वाले हैं, एक तो प्लस पी और एक गुणा पी। ये आपके लिए क्या है, नए हैं। ठीक है, अब ये तो अपने पढ़ चुके हैं कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, किसके, द्विआधारी संक्रियाओं के। कैसे, अब इसको देख लेते हैं अपने। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जब भी अपने द्विआधारी संक्रिया की बात करेंगे, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, समुच्चय
के बिना हम द्विआधारी संक्रिया की बात नहीं करेंगे। अब उस समुच्चय पर ये संक्रियाएं परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है। ये संक्रियाएं अगर आप परिभाषित करेंगे अपने, उसके बाद अपने देखेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया है या फिर नहीं है। उसको चेक कैसे करते हैं, तो अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो कि सपोज करो कि अपने पास जो समुच्चय है वो है रियल नंबर का, ठीक है, यानी ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और उस पर किसी संक्रिया की बात करें जैसे प्लस की, ठीक है। तो अगर किसी संक्रिया को लिखना है तो अपने यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस, और इस प्रकार से, ठीक है, कि आर पर जो संक्रिया परिभाषित है वो क्या है, प्लस की है। अब इसका मतलब क्या है कि आर के आपको क्या करने हैं, एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। अब देखो प्लस जो है वो कैसे करते हैं अपने, किन्हीं दो संख्याओं का, है ना, जैसे 3 और 4 का, -1 और -2 का, है ना, इनके बीच में क्या लगाते हैं अपने, प्लस की संक्रिया। तो यहाँ पर भी अपने क्या करने वाले हैं, कोई दो एलिमेंट लेने वाले हैं आर के, ए और बी। इन दोनों के बीच में अपने क्या लगाएंगे, संक्रिया, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आंसर, मान लो सी मिल गया। अगर अपने ए और बी को जोड़ेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 4 का, ठीक है, तो अपने ने इनको जब ऐड किया तो अपने पास आंसर आया 7। अब ये जो एलिमेंट है वो भी किसका है, आर का, वो भी किसका है, आर का, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे बात करें अपने आर माइनस की, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उस पर जो संक्रिया परिभाषित है वो कैसी है, माइनस की। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम, जैसे एक एलिमेंट लिया आपने 4 और एक एलिमेंट लिया जैसे आपने 5, तो इन दोनों के बीच में संक्रिया लगानी है आपको माइनस की। तो आपको आंसर में मिला कितना, -1, और ये भी कहाँ से आता है, रियल नंबर से, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, जैसे n प्लस का, ठीक है। तो n प्लस में क्या होगा कि आपको दो एलिमेंट लेने हैं n के, जैसे एक लिया 3 और एक लेंगे अपने 4, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 7। ये भी किसका है, नेचुरल नंबर का। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिया 3 और एक मैंने लिया यहाँ पर 4, ठीक है, तो आंसर कितना आया, -1, जो कि नेचुरल नंबर में से नहीं है। अब अपने आते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है द्विआधारी संक्रिया का कि अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हो किसी समुच्चय आर के या किसी समुच्चय ए के, जो भी समुच्चय आपके पास, चाहे तो रियल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर उसके कोई दो एलिमेंट के बीच में दी गई संक्रिया लगाते हैं अपने, और संक्रिया लगाने के बाद अगर आंसर भी उसी समुच्चय का आ जाता है, उसी सेट का आ जाता है, तब उस संक्रिया को बोला जाता है द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अपने दो एलिमेंट लिए थे ए और बी, दोनों किसके थे, आर के। जब इनको मैंने ऐड किया यानी कि इनके बीच में संक्रिया लगाई तो आंसर आया सी, और वो भी किसका है, आर का। इसका मतलब आर पर प्लस जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। आर माइनस की बात करें तो 4 और 5, जब इनको मैंने माइनस किया तो आंसर कितना आया, -1, वो भी क्या है, रियल नंबर का। इसका मतलब ये भी क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। n प्लस की बात करें तो 3 और 4 जब ऐड किया तो ये भी आंसर क्या आया, 7, और वो भी किसका है, नेचुरल नंबर का। तो ये n प्लस भी क्या है, द्विआधारी संक्रिया। यानी कि आप n के कोई भी दो एलिमेंट लो, उनको अगर अपने ऐड करेंगे तो आंसर वापस से किस में से आने वाला है, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। तो ये भी द्विआधारी संक्रिया है। n माइनस की अगर अपने बात करें तो कोई दो एलिमेंट ऐसे लें, है ना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इसके दो एलिमेंट लिए मैंने 3 और 4, जब इन दोनों के बीच में माइनस की संक्रिया लगाई तो आंसर आया -1, वो तो रियल नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता। इसका मतलब ये जो है n माइनस, ठीक है, जो माइनस है, n पर जो माइनस है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसके अपने और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर अपने बात करें z प्लस की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने z के कोई दो एलिमेंट लेंगे, जैसे एक एलिमेंट लिया मैंने -4 और एक एलिमेंट लिया मैंने 5। इन दोनों के बीच में क्या करनी है, प्लस की संक्रिया लगानी है, तो आंसर कितना आएगा, -1। ये भी किसका आ गया, z का। इसका मतलब z पर जो प्लस है वो क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। z अपने अगर डिवाइड की बात करें तब क्या होगा, तो सपोज करो कि यहाँ से एक एलिमेंट लिया 2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट लिया मैंने 4। जब इन दोनों को डिवाइड किया आंसर कितना आएगा आपके पास, 1/2, जो कि बिलोंग नहीं करेगा z में से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है भाग वो द्विआधारी संक्रिया नहीं बनने वाले, ठीक है। लिए
भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपने द्विआधारी संक्रिया की बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है समुच्चय पर, ठीक है, कि कौन सी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया बनेगी, कौन सी द्विआधारी संक्रिया नहीं बनेगी। अब यहाँ पर जो भी संक्रिया लिखी हुई है, ठीक है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, गुणा, भाग, प्लस पी, गुणा पी, ठीक है, इनको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी संक्रिया है, ठीक है, इनको जनरल अगर अपने को लिखना हो तो उसको लिखा जाता है स्टार से, ठीक है। किसी भी संक्रिया को दर्शाने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो क्या होता है, स्टार। जैसे कि अपने कोई एक एलिमेंट लेते हैं ए, अगर वो क्या है रियल नंबर का है तो अपने डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ए बिलोंग टू आर। बार बार उस ए को है ना सारे रियल नंबर तो नहीं लिखते कि एक लिख दिया, -1 लिख दिया, 2 लिख दिया, है ना, ऐसा तो नहीं करते। अपने किसी एक सिंबल से इसको दर्शा देते हैं, ठीक है, और वो किसका है, आर का। इसका मतलब अपने समझ जाते हैं कि ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इन सबको एक सिंबल से दर्शाते हैं और वो है स्टार। अब इस स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, ठीक है। अब अगर बात करें कि मानना कि अपने पास एक समुच्चय है ए, ठीक है, आपको क्या करना है, इस समुच्चय में एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। आपको यहाँ से कोई 2 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट के बीच में आपको इस पर एक संक्रिया दी जाएगी स्टार, वो संक्रिया लगानी है आपको। इसका मतलब ए स्टार बी, ठीक है। अगर आप ए स्टार बी करते हो और आपको आंसर में मिलता है कोई तीसरा एलिमेंट सी, ठीक है, और ये जो सी है ये भी इसी समुच्चय ए का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने 2 एलिमेंट लिए ए और बी, कोई भी एक है, और इन दोनों के बीच में आपने लगाई संक्रिया स्टार, आपको आंसर मिला सी, और अगर ये सी जो है वो वापस से ए का होता है तब इस संक्रिया को कहा जाता है द्विआधारी संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसके अगर अपने डेफिनेशन लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक अरिक्त समुच्चय ए, है ना, ए की बात करें अपने, पर द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है वो ए क्रॉस ए से ए तक एक फलन है, ठीक है, जिसको अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, फलन होती है। अब किस प्रकार से, देखो यहाँ पर जो अपने किसी भी सेट की बात करें, यहाँ पर जो एलिमेंट लिए थे वो क्या थे, एक -4, 5, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने संक्रिया लगाई थी प्लस की। यहाँ पर अगर अपने बात करें तो 2, 4 और इन पर संक्रिया लगाई थी डिवाइड की, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो 2 एलिमेंट है ए, बी, इन दोनों के ऊपर अपने संक्रिया लगा रहे हैं कौन सी, स्टार की। इसका मतलब अपने क्या ले रहे हैं, कि कर्मित युग्म उसी सेट का, ठीक है, यानी कि अपने ए क्रॉस ए करेंगे, उससे क्या मिलने वाले अपने को, कर्मित युग्म, और उन कर्मित युग्म यानी कि किसी कर्मित युग्म के दोनों एलिमेंट के बीच में क्या लगानी है अपने को, संक्रिया, और संक्रिया लगाने के बाद जो आंसर आना चाहिए उसी सेट का आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ये लिखने का तरीका है, सेम चीज़ तो यही है ना, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि आपको क्या करना है, इसमें से एलिमेंट लेने हैं। तो ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, ए, बी, और इन दोनों पर क्या लगानी है, संक्रिया स्टार, और इससे आपको आंसर क्या मिलेगा, कोई सी, जो कि किसका होना चाहिए, वापिस ए का, ठीक है। अब ये फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर अपने बात करें कि जो सेट है अपने पास ए क्रॉस ए का, ठीक है, यहाँ पर क्या है अपने पास एक समुच्चय है ए क्रॉस ए का। अब इसके अंदर एलिमेंट किस प्रकार के होंगे, कर्मित युग्म के, ठीक है, कर्मित युग्म टाइप के। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में क्या लगानी है, स्टार संक्रिया। जैसे स्टार संक्रिया लगाएंगे तो अपने को इससे कुछ एक एलिमेंट मिलने वाला है आगे, इससे भी अपने को एक एलिमेंट मिलेगा, इससे भी अपने को एलिमेंट मिलने वाला है, इसका प्रतिबिंब भी मिलने वाला है अपने को, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका आगे आपको एक प्रतिबिंब मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि किन्हीं 2 एलिमेंट का जो है वो सेम प्रतिबिंब मिल जाए, लेकिन किसी एक एलिमेंट का आगे 2 प्रतिबिंब नहीं मिलने वाले, ठीक है। जैसे अपने Z प्लस की बात कर लेते हैं, तो Z प्लस के अंदर क्या होता है, 1, 2 हो गया जैसे, और एक अगर अपने बात करें 1, 2, 1, तो 1, 2 के लिए अगर अपने प्लस संक्रिया लगाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 3,
और 2,1 के लिए भी आपको आंसर में मिलने वाला है 3। और अगर अपनी यहाँ पे बात करें 1,5 की तो अपने को आंसर में मिलेगा कितना 6। तो इस प्रकार से जो स्टार ए क्रॉस ए से ए के लिए क्या होता है, एक फलन होता है। ठीक है, ये थे द्विआधारी संक्रिया। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको चेक करने हैं कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया हैं या फिर नहीं है। जैसे n गुणा n माइनस z माइनस z डिवाइड। ठीक है, इनको चेक करना है कि क्या ये गुणा माइनस भाग इन समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास क्या था, एक समुच्चय ए था और उस पर एक मान लो संक्रिया थी, कौन सी, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित थी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपने कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अपने पास एक सेट होना चाहिए ए और उस पर जो परिभाषित संक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए। कि ए स्टार जो है वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कब, जब ये संक्रिया कैसी हो, बाइनरी ऑपरेशन। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ए स्टार वो क्या कहलाती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, अपने पढ़ लिया समुच्चय और उस पर क्या पढ़ ली, द्विआधारी संक्रिया। इन दोनों को मिलाकर के ही अपने पास क्या बनती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है, जो अपनों ने स्टार्टिंग में बात की थी। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। इसके बाद इसके लिखते हैं अपने गुणधर्म। ठीक है, यानी कि स्टार के गुणधर्म। तो संक्रिया के गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रकार से अपनों ने ग्रुप को समझना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा था, समुच्चय, फिर उस पर बाइनरी ऑपरेशन और उसके बाद वो बन गई क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही तो क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से समझना है। तो एक नंबर पर है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवर्त गुणधर्म। तो संवर्त गुणधर्म का क्या मतलब है कि इस मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए का है। ठीक है, अपने अगर किसी समुच्चय ए की बात करें और उसके अंदर संक्रिया जो है वो स्टार परिभाषित है। ठीक है, तो अगर ए एलिमेंट ए का है, एक एलिमेंट बी है, वो भी किसका है, ए का है, तब अगर ए स्टार बी यानी कि ए और बी के बीच में अगर अपने संक्रिया लगाएं तो अपने कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा और ये जो मान है वो भी किसका हो, ए का हो। ठीक है, वो भी किसका हो, ए का हो। तब इस गुणधर्म को कहते हैं अपने संवर्त गुणधर्म। ठीक है, अगर ए का है, बी भी ए का है और ए स्टार बी भी अगर ए का हो, तब ये जो स्टार है वो क्या कहलाती है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जो इसका गुणधर्म है वो क्या कहलाता है, संवर्त गुणधर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, सपोज करो कि आर गुणा की बात करते हैं। आर गुणा में क्या होगा, इसके कोई दो एलिमेंट लेते हैं जैसे -3 और 4। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर संक्रिया लगाते हैं तो आंसर कितना आएगा, -12। ये भी किसका है, आर का। इसका मतलब ये आर जो है वो गुणा के लिए क्या है, क्लोज्ड है या फिर संवर्त है। दूसरा अपने पास होता है एसोसिएटिव या फिर साहचर्य। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि मान लो कि अगर अपने को 3 एलिमेंट दे दिया जाए, ए बी और सी। ठीक है, अब इनके बीच में संक्रिया लगानी हो तब अपने क्या करेंगे, देखो किसी एक समय पर हमारे पास हम जो संक्रिया है वो केवल 2 एलिमेंट पर ही लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी पर। ठीक है, लेकिन अगर अपने को 3 एलिमेंट दे दिए जाए तो उस केस में क्या करेंगे, अपने सबसे पहले ए और बी की संक्रिया लगाएंगे, उसके बाद अपने संक्रिया लगाने वाले हैं सी के साथ। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि ए स्टार बी स्टार सी, मैं संक्रिया या तो ए और बी की लगाऊं, या तो ए बी के लगाऊं या फिर मैं बी और सी के लगाऊं। ठीक है, तो उस केस में ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी का मान जो है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी है वो तीनों एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। ठीक है, तब इस गुणधर्म को कहा जाता है साहचर्य गुणधर्म। चाहे तो आप ए और बी के बीच में पहले संक्रिया लगा लो, चाहे आप बी और सी के बीच में पहले संक्रिया लगा लो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी
यानी कि तत्समक, इसे लिखा जाता है ई से। ठीक है, अब ये ई क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ई जो है वो एलिमेंट है ए का, और तत्सम का मतलब होता है उसी के जैसा। ठीक है, अगर अपने किसी अन्य एलिमेंट ए की बात करें जो कि ए का है, तब अगर ऐसा हो जाए कि ए की संक्रिया लगाएं ई के साथ, ठीक है, यानी कि ए की अगर मैं संक्रिया लगाऊं ई के साथ, तो अपने को आंसर में वापस से ए मिल जाए, ठीक है, दोनों तरफ से, तब इस ई को कहा जाता है तत्समक अवयव। ए को इसने क्या रखा? सेम रखा, यानी कि ए का मान जो है बदला नहीं। ठीक है, तो ए की अगर ई के साथ संक्रिया लगाएं तो अगर आपको वापस से ए मिलता है तो इसे कहा जाता है तत्समक अवयव। ये होता है राइट आइडेंटिटी, यानी कि दाईं तरफ से इसकी संक्रिया लगाई है, इसको बोलते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि बाईं तरफ से संक्रिया लगाई है। तो जब भी अपने बात करेंगे तत्समक एलिमेंट की तो हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो प्लस संक्रिया की बात करें अपने, प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है कि मान लो कि आपके पास जो सेट है वो है रियल नंबर का, और उसके अंदर जो संक्रिया परिभाषित है वो कैसी है? प्लस की है। ठीक है, ये आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट लेते हो इसका, जैसे 2, ठीक है, अब 2 की आपको क्या लगानी है? किसी दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगानी है, जो कि क्या बनने वाला है? ई, और आपको आंसर में वापस से क्या मिल जाना चाहिए? 2 परिभाषा से। ठीक है, यानी कि आपको 2 के साथ ऐसे कौन से एलिमेंट की अपने संक्रिया लगाएं कि आपको वापस से क्या मिल जाए? 2 मिल जाए। ठीक है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट क्या होता है? 0। यानी कि अगर आप रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट लेते हो ए, अगर आप उस ए की 0 के साथ संक्रिया लगाते हो तो आपको वापस से क्या मिलता है? ए। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं जो प्लस संक्रिया है उसके लिए जो ई बनने वाला है वो कितना होगा? 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहे तो 3 ले लो, अगर अपने 3 लें तो 3 + 0 बराबर 3 मिलने वाला है। अगर अपने बात करें -4 की तो -4 + 0 बराबर क्या मिलने वाला है? -4। इसका मान लो पूरी प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक एलिमेंट है वो कितना है? 0 है। ठीक है, दूसरा अपने एग्जाम्पल लेते हैं गुणा संक्रिया के लिए। गुणा संक्रिया के लिए अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो r है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसके अंदर संक्रिया परिभाषित है वो कैसी है? गुणा की। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपने बात करें कि कोई भी एलिमेंट है उसकी अपने को संक्रिया लगानी है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो आपको वापस से क्या मिल जाना चाहिए? वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये कब संभव है? जब यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 होगी, तभी आंसर कितना आएगा? 2। इसका मतलब जो गुणा संक्रिया है उसके लिए जो तत्समक एलिमेंट है वो कितना होगा? 1। यानी कि जो तत्समक एलिमेंट है वो संक्रिया के साथ क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो अपने लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए गुणा 1 बराबर होता है ए, यानी कि ए गुणा ए। तो यहाँ से ई जो है वो कितना बन जाएगा? आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा करके एक चीज लिखनी है कि तत्समक एलिमेंट तत्समक अवयव किसी संक्रिया के लिए नियत रहता है। ठीक है, जैसे मान लो प्लस की संक्रिया की बात करें तो 0 हमेशा, और गुणा संक्रिया की बात करें तो 1। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पर जो गुणधर्म आता है वो है इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम। प्रतिलोम की परिभाषा क्या है कि इसको लिखा जाता है, या तो इसका सिंबल दिया जाता है किसी एक एलिमेंट के लिए ए इनवर्स से, ठीक है, या फिर इसको लिखा जाता है, मान लो सपोज करो कि बी क्या है? किसी एक अवयव ए का क्या है? प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या रहेगी? वो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको किसी ए के लिए ऐसा बी मिल जाए ताकि उन दोनों की अपने एक संक्रिया लगाएं,
ठीक है, दी गई संक्रिया लगाएं तो आपको आंसर में क्या मिले, तत्समक अवयव मिले। तब ए का जो प्रतिलोम है वो बी होगा और बी का जो प्रतिलोम है वो ए होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल लेते हैं अपने। जैसे अपने बात करते हैं आर प्लस की, ठीक है, सिंपल। इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो अपने क्या लिखेंगे कि कोई एक एलिमेंट 2 है, ठीक है, इस 2 के साथ आपको संक्रिया, यानी कि यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, प्लस, प्लस संक्रिया लगानी है ऐसे एलिमेंट के साथ ताकि आपको क्या मिल जाए, तत्समक। और जो प्लस का तत्समक है वो कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, -2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का जो प्रतिलोम है यहाँ पर वो कितना होगा, -2। अगर अपने जनरल बात करें कि कोई एक एलिमेंट ए है जो किसका है, आर का है, अगर प्लस संक्रिया है तो यहाँ पर इसका -a क्या होगा, -a इसका क्या होगा, प्रतिलोम एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 3 लिखता तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आता, -3। अगर यहाँ पर 4 लिखता तो यहाँ पर क्या आता, -4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिलोम एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट का क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या रहता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपने बात करें आर गुणा की, ठीक है, तो आर गुणा के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, 3, इसको किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना है और आपको आंसर में क्या चाहिए, 1, क्योंकि जो तत्समक होता है गुणा का वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे कितना, 1/3। ठीक है, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हो आर का, तो जो उसका प्रतिलोम एलिमेंट है वो भी किसका होना चाहिए, आर का। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेट है अपने पास ए, उसमें संक्रिया परिभाषित है स्टार की, तो अगर कोई एक एलिमेंट ए जो है का है तो उसका जो प्रतिलोम एलिमेंट है वो भी किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अपने देखा कि अगर डायरेक्ट अपने गुणा की बात करें तो किसी एलिमेंट ए के लिए जो प्रतिलोम बनेगा वो कितना बनने वाला है, यहाँ से 1/a। ठीक है, 1/a बनने वाला है। इसका मतलब अगर अपनी बात करें जेड गुणा की, तो इस जेड गुणा को अगर देखें तो 4 तो क्या होता है, जेड के अंदर होता है। ठीक है, अब 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ कराएं कि आंसर आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अपने लिखेंगे कि 1/4 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आंसर 1 आएगा। लेकिन जो 1/4 है वो बिलोंग नहीं करता किसके अंदर से, जेड के अंदर से। इसका मतलब जेड के अंदर जो प्रत्येक अवयव है उसके प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, प्रतिलोम एलिमेंट विद्यमान नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर अगर सिंपल एक की बात करें, है ना, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एक की संक्रिया किसके साथ लगाएं कि वापस आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो इस केस के अंदर अपने को पता चल गया कि 1 का जो प्रतिलोम है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि किसी तत्समक एलिमेंट का जो प्रतिलोम है वो हमेशा क्या होता है, तत्समक होता है। डाल के लिखी है मैंने बात। और जो प्रतिलोम जो है प्रत्येक अवयव का अद्वितीय होता है, यानी कि प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका प्रतिलोम होता है, एक ही होता है। कई बार अपने को किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रतिलोम नहीं मिलते प्रत्येक एलिमेंट के, कभी कभी अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो पांचवा गुणधर्म है वो क्या है, कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि अगर अपने कोई 2 एलिमेंट लेते हैं ए और बी, ठीक है, जो कि बिलोंग करें कहाँ से, इसी सेट ए के, तब अगर ए स्टार बी का जो मान है वो आ जाए बी स्टार ए के बराबर, ठीक है, तब इसे कहा जाता है क्रम विनिमयता। ठीक है, यानी कि क्रम को बदलने पर जो आंसर है उसमें कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, यानी कि ए स्टार बी जो है किसके बराबर हो, बी स्टार ए के। तो इस प्रकार से हमने ये 5 जो गुणधर्म है किसी संक्रिया स्टार के हैं इनको पढ़ा है और इनको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो ग्रुप होता है वो इसी पर आधारित होता है कि कोई अपने पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो संक्रिया स्टार है वो कुछ गुणधर्म का अगर पालन करें, ठीक है, तब जाकर के वो क्या बनते हैं, एक ग्रुप बनती है। तो ये आपको 5 गुणधर्म ध्यान रखने हैं। कौन सा, पहले क्लोजर यानी कि संवर्त गुणधर्म,
दूसरा कौन सा है, एसोसिएटिव यानी कि साचार्य गुणधर्म। तीसरा ध्यान में रखना है आइडेंटिटी यानी कि तत्समक। चौथा प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, ठीक है। और पांचवा है कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमयता। वापस से अगर अपने बात करें कि ग्रुप जो है वो क्या होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि बीजगणितीय संरचना। और बीजगणितीय संरचना जो है वो किस प्रकार की पढ़ी अपन ने, ए स्टार, ठीक है। यानी कि अपने पास कोई एक समुच्चय होना चाहिए और उस पर क्या होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो द्विआधारी संक्रिया है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एक से ज़्यादा का मतलब जैसे कोई एक समुच्चय है उसके अंदर दो द्विआधारी संक्रियाएं भी परिभाषित हो सकती है। उस केस में ये ना, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो रिंग बनती है या फिर फील्ड बनती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर के अंदर। लेकिन आपके जो है सिलेबस में वो क्या है, एक तो समुच्चय होना चाहिए और उस पर एक ही क्या होनी चाहिए, द्विआधारी संक्रिया परिभाषित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या बनता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है। और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब ग्रुप बनती है, ये अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।